नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन केंद्र में। चलिए आज अल्मोड़ा जिले की परतों को खोलते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल कछुए की जिसकी पीठ पर एक पूरा का पूरा साम्राज्य बसा हो। अरे वाह, शुरुआती एकदम रहस्यमयी तरीके से। बिल्कुल, एक ऐसा शहर जिसे दो उफनती नदियों ने किसी सुरक्षा कवच की तरह घेर रखा हो। और आज हम इसी अजेय दुर्ग के रहस्य खोलने जा रहे हैं। और आज की हमारी चर्चा का आधार बहुत ही ठोस है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से यूके एसएससी और यूके पीसीएस परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं। हाँ, जिनमें तिथियों और तथ्यों का एकदम खजाना है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ सिर्फ रटे रटाए तथ्य पढ़ना नहीं है। एकदम सही। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें बेसिक बातें तो पता ही हैं। हाँ, तो हम उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। मतलब ये समझेंगे कि अल्मोड़ा कैसे और क्यों पूरे उत्तराखंड का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक हृदय बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि किसी भी जगह का इतिहास हमेशा उसके भूगोल से ही तय होता है। भूगोल ही वो कैनवस है जिस पर इतिहास रचा जाता है। बिल्कुल, बिना भूगोल के इतिहास तो बस हवा में लटकी हुई कहानी है। सही कहा। अगर हम कुमाऊं मंडल में स्थित अल्मोड़ा की लोकेशन को देखें तो ये राज्य का 7वां सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल करीब 3139 वर्ग किलोमीटर है। 3139 काफी बड़ा है, लेकिन इसकी असली ताकत तो इसका आकार नहीं बल्कि इसकी जगह है। हाँ, एकदम। ये समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर है और कोसी और सुयाल नदियों के बिल्कुल बीच में बसा हुआ है। कोसी और सुयाल। और यहाँ की जलवायु भी तो बहुत खास है ना, एकदम समशीतोष्ण जलवायु। बिल्कुल, जिसे हम टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं। मतलब न बहुत ज्यादा झुलसाने वाली गर्मी और न ही जमा देने वाली ठंड। बसने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। और मैंने जो शुरुआत में वो कछुए की पीठ वाला जिक्र किया था, वो सिर्फ कोई कविता की लाइन नहीं है। हाँ, वो एक बहुत ही जबरदस्त रणनीतिक फायदा है। मुझे ये कछुए की पीठ वाला कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प लगा। मतलब क्या शहर किनारों से ढलान वाला और बीच में एकदम समतल है? एकदम ऐसा ही है। जरा सोचिए, प्राचीन काल में अगर किसी दुश्मन सेना को यहाँ हमला करना हो तो उन्हें पहले कोसी या सुयाल नदी को पार करना पड़ेगा, जो कि खुद में एक बड़ा काम है। बिल्कुल। और नदी पार करने के बाद एक बेहद खड़ी चढ़ाई चढ़नी होगी। और जो रक्षक ऊपर बैठे हैं उनके लिए ये एक प्राकृतिक हाई ग्राउंड है। अरे बाप रे, मतलब ऊपर से तीर बरसाना कितना आसान होता होगा। ये तो सच में एक प्राकृतिक किला है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। हाँ, प्रकृति ने खुद एक अजेय दुर्ग बनाकर दे दिया था, सुरक्षित और साधन संपन्न। लेकिन स्रोतों में एक बात और है जिसने मुझे थोड़ा अचरज में डाल दिया। अच्छा, वो क्या? कहा जाता है कि अल्मोड़ा का नाम अल्मोड़ नाम की एक घास पर पड़ा है। मतलब रुकिए, इतनी बड़ी राजधानी और इतने बड़े सामरिक केंद्र का नाम एक साधारण सी घास पर? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। क्या इसके पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य है या बस यूं ही कोई कहानी है? देखिए, ये सवाल एकदम लाजमी है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जगहों का नाम अक्सर वहाँ की स्थानीय वनस्पतियों पर ही रखा जाता है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, अल्मोड़ घास यहाँ इतनी ज्यादा होती थी और लोगों के रोजमर्रा के जीवन में उसका इतना इस्तेमाल था कि पहचान ही उसी से बन गई। अरे वाह, ये तो दिखाता है कि शुरुआती दौर में लोगों का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव था। बिल्कुल। और इसी प्राकृतिक संपदा का एक और बहुत बढ़िया उदाहरण बिनसर क्षेत्र है। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य, जो प्राकृतिक वन संपदा के लिए पूरे राज्य में मशहूर है। हाँ, तो बिनसर साबित करता है कि ये क्षेत्र केवल रहने के लिए सुरक्षित नहीं था बल्कि संसाधनों से भी भरा पूरा था। और सुरक्षित भूगोल और संसाधन, ये दो चीजें मिलकर किसी भी जगह को एक साम्राज्य का केंद्र बनाने के लिए काफी होती हैं। एकदम सही। और यहीं से भूगोल इतिहास में बदलना शुरू होता है। कछुए की उस पीठ ने प्राचीन शासकों को अपनी तरफ खूब खींचा होगा। स्रोतों की माने तो इस क्षेत्र का प्राचीन इतिहास कत्यूरी वंश से जुड़ा हुआ है। हाँ, कत्यूरी राजाओं ने यहाँ शुरुआत की थी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब चंद वंश का शासन शुरू हुआ और तब जाकर इसे राजाओं की घाटी कहा जाने लगा। राजाओं की घाटी, ये नाम ही बताता है कि सत्ता का पूरा केंद्र यहाँ स्थापित हो चुका था। 1563 ईस्वी में यहाँ एक बहुत बड़ी रणनीतिक घटना हुई। 1563 में क्या हुआ था तब? चंद शासक बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा शिफ्ट कर दी। अरे, ये तो बहुत बड़ा कदम था। कोई भी राजा अपनी जमी जमाई राजधानी यूं ही तो नहीं छोड़ देता। चंपावत में ऐसा क्या था जो उन्हें अल्मोड़ा आना पड़ा?
देखिए, चंपावत तराई क्षेत्र के थोड़ा ज्यादा करीब था, तो बाहरी हमलों के लिए वो जगह संवेदनशील थी। अच्छा, सुरक्षा का मसला था। हाँ, और जैसे जैसे चंद साम्राज्य का विस्तार हुआ, उन्हें एक ऐसे केंद्र की जरूरत थी जो पूरे कुमाऊं पर नजर रख सके। बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा के उसी प्राकृतिक भूगोल को पहचान लिया था। वही कछुए की पीठ वाला भूगोल। बिल्कुल। और राजधानी बनते ही इसका विकास बहुत तेजी से हुआ। यहां तक तो कहानी एकदम पारंपरिक लगती है। मतलब एक राजा ने सुरक्षा के लिए पहाड़ी के लिए कुछ चुना, लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो आगे आती है। आप किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं सोच रहा था कि एक ही जगह पर चंद वंश का पारंपरिक शासन और बाद में अंग्रेजों का एकदम आधुनिक प्रशासनिक ढांचा, दोनों कैसे पनपे। हाँ, ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन था। क्योंकि जब मैं ब्रिटिश काल के आंकड़े देखता हूँ तो एक अजीब सा पैटर्न नजर आता है। अंग्रेजों का काम करने का तरीका बहुत ही कैलकुलेटेड होता था। कौन से आंकड़ों की बात कर रहे हैं आप? देखिए, नोट्स में जो क्रोनोलॉजी दी गई है वो हैरान करती है। 1816 में यहाँ अल्मोड़ा जेल बनाई गई, जो उत्तराखंड की सबसे पुरानी जेलों में से एक है। सही। 1864 में यहाँ नगर पालिका की स्थापना हुई। उसके बाद 1869 में रानीखेत में पहला पुलिस थाना बना। 1891 में इसे जिला घोषित किया गया और 1927 में पहला महिला चिकित्सालय खुला। इन तारीखों के पीछे की रणनीति बहुत गहरी है। ध्यान दीजिए, अंग्रेजों ने 1815-16 के गोरखा युद्ध के बाद कुमाऊं पर नियंत्रण किया था। हाँ, गोरखाओं को हराकर। बिल्कुल। तो उनका पहला निर्माण कोई स्कूल या अस्पताल नहीं था। उनका पहला निर्माण एक जेल थी 1816 में। एकदम सही पकड़े, क्योंकि उनकी सबसे पहली जरूरत थी अपना नियंत्रण स्थापित करना। जो भी स्थानीय बागी बचे थे, उन्हें कुचलने के लिए एक मजबूत जेल चाहिए थी। मतलब ये सत्ता के हस्तांतरण का सीधा संदेश था, डर का माहौल बनाना। हाँ, और जब डर और नियंत्रण पूरी तरह स्थापित हो गया, तब जाकर कई दशकों बाद 1864 में उन्होंने नगर पालिका बनाई, ताकि शहर का टैक्स सिस्टम सुधारा जा सके। यानी पहले नियंत्रण, फिर प्रशासन और सबसे आखिर में 1927 में जाकर स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे महिला चिकित्सालय। बिल्कुल। और वो जो 1869 में रानीखेत में पुलिस थाना बना, वो भी उनकी सैन्य पकड़ को मजबूत करने का ही हिस्सा था। अंग्रेजों ने कोई नया शहर बसाने की मेहनत नहीं की। उन्होंने चंद शासकों के तैयार किए गए सत्ता के उसी केंद्र को एक आधुनिक पावर हाउस में बदल दिया। हाँ, ये सत्ता के आधुनिकीकरण की एकदम मास्टर क्लास है। सच में। लेकिन प्रशासन और राजाओं की इन कहानियों से परे, अगर हम इस जमीन को थोड़ा और गहराई से खुरचें तो इसकी जड़ें बहुत गहरे अतीत में जाती हैं। मतलब आप सिर्फ कुछ 100 साल पीछे जाने की बात नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहा हूँ। नोट्स में लाखों उड़ियार गुफा का जिक्र है। अरे हाँ, लाखों उड़ियार। ये कोई आम गुफा नहीं है। ये प्रागैतिहासिक शैल चित्रों यानी रॉक पेंटिंग्स के लिए एक बहुत प्रसिद्ध पुरातात्विक साइट है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि लाखों उड़ियार हमें याद दिलाता है कि यह जगह सिर्फ राजाओं को ही पसंद नहीं आई थी। मतलब आदि मानवों को भी ये जगह भा रही थी। बिल्कुल। हजारों साल पहले शुरुआती मानव भी यहाँ घाटियों में सुरक्षित महसूस करते थे। वे रॉक पेंटिंग्स उस समय की हार्ड ड्राइव की तरह हैं। हार्ड ड्राइव, ये काफी अच्छा कंपैरिजन है। हाँ, जहाँ उन्होंने अपने शिकार और नृत्यों का सारा डेटा स्टोर करके रख दिया। ये सच में अद्भुत है। एक तरफ हमारे पास पाषाण युग का डेटा है और दूसरी तरफ धौला देवी क्षेत्र में पांडुखोली गुफा है। पांडुखोली गुफा का तो बहुत गहरा पौराणिक महत्व है। हाँ, और जब हम आध्यात्म और रहस्य की बात करते हैं तो अल्मोड़ा एक बहुत ही अजीब और शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, खासकर कसार देवी क्षेत्र। कसार देवी। ये जगह तो विश्व स्तर पर लोगों का ध्यान खींचती है। नोट्स बताते हैं कि 1890s में स्वामी विवेकानंद खुद यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ गहरी आध्यात्मिक साधना की थी। जी हाँ, लेकिन ये सिर्फ आस्था या धर्म का विषय नहीं है। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक अवधारणाएं भी काम करती हैं। वैज्ञानिक अवधारणाएं? मतलब ऊर्जा और मैग्नेटिज्म जैसी कुछ बातें? बिल्कुल। कसार देवी के बारे में कहा जाता है कि ये वैन एलन बेल्ट के ठीक नीचे स्थित है, जिसका मतलब है कि यहाँ एक विशेष प्रकार का भूचुंबकीय क्षेत्र है। जियोमैग्नेटिक फील्ड? हाँ। अच्छा। हाँ, और ऐसी ऊर्जा दुनिया में सिर्फ 3 जगहों पर इतनी प्रमुखता से पाई जाती है: कसार देवी, पेरू का माचू पिचू और इंग्लैंड का स्टोनहेंज। अरे बाप रे, माचू पिचू और स्टोनहेंज के लेवल की ऊर्जा अल्मोड़ा में है। एकदम। यही कारण है कि ये क्षेत्र केवल संतों को ही नहीं
बल्कि दुनिया भर के विचारकों को अपनी तरफ खींचता है। ये सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ही जगह पुरातात्विक खजाना भी है, सामरिक सैन्य केंद्र भी है और ग्लोबल आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी। और यहाँ के जो ऐतिहासिक मंदिर हैं वो इस आध्यात्मिक तंत्र को पूरा करते हैं। हाँ, जैसे नंदा देवी का मुख्य मंदिर और कटारमल का सूर्य मंदिर। कटारमल का सूर्य मंदिर तो वास्तुकला और खगोल विज्ञान का एक बेजोड़ नमूना है। ये तो शायद कोणार्क के सूर्य मंदिर जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता है ना। बिल्कुल, 9वीं शताब्दी में कत्यूरी राजाओं द्वारा बनवाया गया था ये। कोणार्क के बाद इसे सबसे अहम सूर्य मंदिरों में गिना जाता है। और जागेश्वर धाम को कैसे भूल सकते हैं? वहां तो 100 से अधिक मंदिरों का एक पूरा का पूरा समूह है। जागेश्वर की लोकेशन देखिए कभी आप। वो देवदार के घने और रहस्यमयी जंगलों के बीच एक संकरी घाटी में स्थित है। वो जगह खुद में एक आध्यात्मिक एकांत है। सुनने में ही कितना शांतिपूर्ण लगता है। लेकिन इन सब के अलावा एक मंदिर है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। चतई का गोलू देवता मंदिर। हाँ, गोलू देवता, कुमाऊं के लोक देवता। नोट्स में इन्हें न्याय का देवता कहा गया है। ये व्यवस्था काम कैसे करती है? मतलब कोई कोर्ट कचहरी वाला सिस्टम है क्या? देखिए, ये न्याय की व्यवस्था बहुत ही अनूठी है। जब लोगों को अदालतों से या समाज से न्याय नहीं मिलता तो वे अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर मंदिर में टांग देते हैं। चिट्ठी लिखकर टांग देते हैं, सीधा भगवान को एप्लीकेशन। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक धार्मिक प्रथा नहीं है, ये यहाँ के समाज का एक अनौपचारिक लेकिन बेहद मजबूत और भरोसेमंद न्यायिक ढांचा है। ये दिखाता है कि कैसे आध्यात्मिकता केवल मंदिरों की चारदीवारी में बंद नहीं है। सही कहा। ये लोगों के रोजमर्रा के जीवन, उनकी तकलीफों और उनके न्याय से सीधे सीधे जुड़ी है। और यही आध्यात्मिकता फिर यहाँ की संस्कृति, मेलों और अंत में अर्थव्यवस्था में बदल जाती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत ट्रांजिशन है, आध्यात्म से संस्कृति और संस्कृति से अर्थव्यवस्था। अल्मोड़ा को यूं ही कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी नहीं कहा जाता। यहाँ के मेले इस बात का एकदम साक्षात प्रमाण है। जैसे नंदा देवी मेला एक बहुत विशाल धार्मिक आयोजन है। हाँ, और इसके अलावा भी कई आयोजन हैं, जैसे मकर संक्रांति पर लगने वाला उत्तरायणी मेला और जौलजीबी मेला। मैं सच में जौलजीबी मेले के पीछे के अर्थशास्त्र को समझना चाहता हूँ। नोट्स में इसे भारत नेपाल व्यापार से जोड़ा गया है। अगर जौलजीबी की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो सारे डॉट्स खुद ही कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये मेला गौरी और काली नदियों के संगम पर लगता है। अच्छा, नदियों के संगम पर। हाँ, और ऐतिहासिक रूप से ये वो जगह है जहां भारत, नेपाल और तिब्बत के व्यापारिक मार्ग आकर मिलते थे। मतलब ये सिर्फ एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं था, ये तो एक इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो था। बिल्कुल सही। अलग अलग देशों की सीमाओं के मिलने के कारण ये भोटिया और नेपाली व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक लाइफलाइन बन गया। मेले अक्सर संस्कृति का मुखौटा पहने हुए व्यापारिक केंद्र ही होते हैं। हाँ, सदियों से यही पैटर्न रहा है। और कुछ त्योहार तो शुद्ध रूप से प्रकृति और खेती से जुड़े हैं, जैसे कृषि पर आधारित हिल जात्रा महोत्सव। हिल जात्रा खेतीबाड़ी का बहुत अहम त्योहार है। लेकिन जिस त्योहार ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है घुघुतिया। मुझे सुनकर बहुत उत्सुकता हुई कि इस त्योहार में बच्चे आटे के मीठे पकवान बनाते हैं और खास तौर पर कौओं को बुलाकर खिलाते हैं। हाँ, घुघुतिया मनुष्य और प्रकृति, विशेषकर पक्षियों के बीच के सह अस्तित्व को मनाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। सच कहूं तो ऐतिहासिक तारीखों और जेल निर्माण के आंकड़ों के बीच ये घुघुतिया और बाल मिठाई जैसी बातें इस विषय को बोरिंग होने से बचाती हैं। बाल मिठाई का जिक्र तो आना ही था। बिल्कुल, बाल मिठाई सिर्फ एक मिठाई थोड़ी है, ये तो अल्मोड़ा की एक सिग्नेचर पहचान है। भुने हुए खोए की वो मिठाई जिस पर चीनी के सफेद दाने लगे होते हैं। ये यहाँ के कुटीर उद्योग का एक बहुत ही सफल उदाहरण है। चीनी के दानों वाली वो मिठाई सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। और अगर हम कुटीर उद्योग से थोड़ा पीछे हटकर पूरी अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर देखें तो अल्मोड़ा जिले का भूगोल इसकी अर्थव्यवस्था को बड़ी खूबसूरती से बांटता है। वो कैसे? क्या अलग अलग क्षेत्र अलग अलग काम करते हैं? जी हाँ, ये एक बहुत ही संतुलित मॉडल है। देखिए, सोमेश्वर क्षेत्र एक उपजाऊ नदी घाटी है, इसलिए ये खेती का केंद्र है। समझ गया, मतलब पूरे जिले का पेट भरने वाला ब्रेड बास्केट। एकदम। दूसरी ओर भिकियासैंण अपनी लोकेशन के कारण एक प्रमुख व्यापारिक हब बन गया और द्वाराहाट अपने ऐतिहासिक मंदिरों के कारण श्रद्धालुओं को लाता है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था चलती है। और रानीखेत की छावनी को नहीं भूल सकते। सेना के मौजूदगी का मतलब है एक स्थिर अर्थव्यवस्था, पक्की सड़कें और एक अलग तरह का अनुशासन। बिल्कुल। और अंत में अल्मोड़ा नगर स्वयं, इसे पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है।
पीतल नगरी, अच्छा, ब्रास इंडस्ट्री। हाँ, यहाँ का पारंपरिक पीतल उद्योग इसे कुटीर उद्योग में एक अलग ही पहचान देता है। तो खेती, व्यापार, सेना और पीतल उद्योग, ये तो एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बन गया। हाँ, हर हिस्सा अपना अपना काम कर रहा है। और ये सिर्फ पुराने उद्योगों तक सीमित नहीं है, यहाँ कुछ बहुत ही आधुनिक और महत्वपूर्ण संस्थान भी काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 1979 में स्थापित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, जो इस पूरे समृद्ध इतिहास को सहेजने का काम कर रहा है। इतिहास को बचाना बहुत जरूरी है। और शिक्षा व पर्यावरण के लिए काम करने वाली उत्तराखंड सेवा निधि भी है। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। लेकिन सबसे दिलचस्प मुझे लगा 2004 में बना उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड। चाय विकास बोर्ड ये बताता है कि अल्मोड़ा सिर्फ अपने इतिहास की किताबों में कैद नहीं है, वो खेती के नए आधुनिक आयामों को भी अपना रहा है। बिल्कुल, चाय की खेती के लिए यहाँ की ढलानें और यहाँ का जो टेम्परेट क्लाइमेट है वो एकदम अनुकूल है। मतलब ये भविष्य की ओर एक बहुत मजबूत कदम है। हाँ, और भविष्य की इसी दिशा में सबसे बड़ा इंजन आज के समय में पर्यटन है, टूरिज्म। आज लोग अल्मोड़ा सिर्फ चंद राजाओं के पुराने खंडहर देखने नहीं जाते, वे ब्राइटन कॉर्नर पर वो अद्भुत सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। वही सनसेट जो स्वामी विवेकानंद को भी बहुत पसंद था। बिल्कुल। और सिमतोला का पिकनिक स्पॉट हो या मोहन जोशी पार्क और डियर पार्क जैसे आधुनिक पर्यटन स्थल, अल्मोड़ा ने खुद को नए जमाने के पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी तरह से ढाल लिया है। हाँ, लेकिन खुशी की बात यह है कि पर्यटन के इस भारी विस्तार में प्रकृति को पूरी तरह नहीं भुलाया गया है। प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है। बिल्कुल, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वहाँ पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण दोनों एक साथ चल रहे हैं। विकास और संरक्षण का यही बैलेंस आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है और सबसे बड़ी चुनौती भी। तो अगर हम इस पूरे गहन अध्ययन के सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करें तो अल्मोड़ा सिर्फ पहाड़ पर बसा एक साधारण शहर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये लाखों उडियार के प्रागैतिहासिक पाषाण चित्रों से लेकर कत्यूरी और चंद राजाओं के रणनीतिक दुर्ग तक, अंग्रेजों की जेल से लेकर उनके महिला चिकित्सालय तक की कहानी है। एक पूरी टाइमलाइन है। और कसार देवी की भूचुंबकीय ऊर्जा से लेकर जौलजीवी के व्यापारिक मेलों तक, और पीतल नगरी की खनक से लेकर बाल मिठाई की मिठास तक की अनगिनत परतों से बना एक जीवित म्यूजियम है। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे समेटा है। लेकिन इन सब बातों के बीच मुझे एक नए और बहुत ही गंभीर विषय पर विचार करने की जरूरत महसूस होती है। अच्छा, वो क्या है? हमने इस पूरी चर्चा में एक बात बार बार दोहराई, अल्मोड़ा का टेम्परेट क्लाइमेट या समशीतोष्ण जलवायु। हाँ, बिल्कुल। इसी जलवायु और भूगोल ने इसे वो प्राकृतिक सुरक्षा और आकर्षण दिया जिसने हजारों सालों तक राजाओं और मुनियों को यहाँ बसाया। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन के इस खतरनाक दौर में जब पूरे हिमालय का तापमान बदल रहा है तो एक बड़ा सवाल उठता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। सवाल ये है कि जैसे जैसे हिमालय गर्म हो रहा है और मौसम के मिजाज बदल रहे हैं, तो क्या अल्मोड़ा का वो प्राकृतिक कवच और वो खास जलवायु सुरक्षित रह पाएगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। अगर वो जलवायु ही बदल गई जिसने इस राजाओं की घाटी को जन्म दिया था, तो क्या भविष्य का अल्मोड़ा अपनी इस गहरी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को बचा पाएगा? या कहीं इतिहास की ये परत भी मौसम के बदलावों के नीचे धुंधली न पड़ जाए? बिल्कुल, ये एक ऐसा पैराडाइम है जिस पर हमें और आने वाली पीढ़ियों को जरूर सोचना चाहिए। जी, ये सच में एक बेहद विचारणीय और प्रासंगिक प्रश्न है। जिस भूगोल ने इतिहास बनाया, अगर वही भूगोल खतरे में है तो भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सभी श्रोताओं के मन में भी लंबे समय तक गूंजता रहेगा। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की चर्चा? ऐसी ही और ऑडियो वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।